नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो इसका जो पैटर्न है, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है वो देखते हैं अपन। एटलीस्ट एज जो होना चाहिए आपका 17 ईयर्स होना चाहिए, नेशनलिटी इंडियन, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 12 बोर्ड के 50% होना चाहिए ओपन कैटेगरी में और 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। ओके, मतलब आप इसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। नाटा एग्जाम के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने 12 बोर्ड में 50% होना चाहिए, फिर उसके बाद ही आप नाटा एग्जाम दे सकते हैं। तो नाटा एग्जाम का जो पेपर है वो देखते हैं कि कितने मार्क्स का है। देखो, तो 200 मार्क्स का जो पेपर है वो आप देख सकते हैं, 200 मार्क्स का पेपर है। उसमें मैथ्स जो है 40 मार्क्स का है, जनरल एप्टीट्यूड 80 मार्क्स और ड्राइंग के लिए 80 मार्क्स है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 मार्क जो है मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो ज्यादा है, 120 मार्क का वेटेज है। यस, तो आप सब लोग देख सकते हैं अच्छे से। और ड्राइंग के लिए 80 मार्क्स का वेटेज है। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ के लेना है कि मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना पड़ेगा, ड्राइंग को भी देना है आपको इंपॉर्टेंस साथ में, क्योंकि आपको नेशनल लेवल के आर्किटेक्चर कॉलेज में एनरोल होना है। तो यस, तो आपका गोल बड़ा ही होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने बोला है कि नाटा का जो स्कोर है उसके परसेंटेज और प्लस बोर्ड का स्कोर, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पॉपुलर कॉलेज की लिस्ट भी यहाँ पे मैंने दी है नाटा के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जे कॉलेज जो है मुंबई का, चंडीगढ़ का कॉलेज है, फिर तिरुचिरापल्ली, कैलिकट, फिर मेरसा, ये लिस्ट आप देख सकते हैं पॉपुलर कॉलेज की। मतलब पूरे इंडिया में 384 आर्किटेक्चर कॉलेज है, तो उसमें के मैंने पॉपुलर कॉलेज की लिस्ट आपको बताई है। टोटल सीट्स कितने यहाँ पे, 21,000 सीट्स है टोटल। ओके, चलो अब देखते हैं इसका जो कट ऑफ है। कट ऑफ के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसमें 25% होना चाहिए मिनिमम, और ड्राइंग में मिनिमम 25% होना चाहिए। ये 2019 का सिनेरियो था, वो टाइम का ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर साल जो कट ऑफ है वो फ्लेक्सिबिलिटी रह सकती है उसमें। क्वालिफाइंग एग्जाम जो है मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। अब देखते हैं दूसरा जो एग्जाम है जिससे आप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जेई मेंस पेपर 2। जेई मेंस पेपर 2 में भी आपको पेपर का जो एग्जाम पैटर्न है वो बता दूं मैं। मैथ्स जो है 100 मार्क्स का, इसमें जनरल एप्टी जो है 200 मार्क्स की है, राइट। तो देखो, और ड्राइंग जो है 100 मार्क्स का है। मतलब टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा ये, 400 मार्क्स का पेपर है। 400 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें फोकस किसको ज्यादा है यहाँ पे, मैथ्स और जनरल एप्टी, 300 मार्क्स है। ठीक है, तो इसके बारे में आप और आगे डिटेल्स देखेंगे कि इसका प्रिपरेशन वगैरह कैसे करना है, अपन आगे डिस्कशन करने वाले ही है। अब देखते हैं आगे कि इसके पॉपुलर कॉलेज कौन से है, कि जेई मेंस पेपर 2 देने के बाद आप ये कॉलेज में एनरोल हो सकते हैं। तो 9 एनआईटीज है, देखो ये जो 9 एनआईटीज यहाँ पे है, और 6 सीएफटीआई सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। मतलब 15 कॉलेज है जो बड़े कॉलेज है इंडिया के, यहाँ पे आप जेई मेंस पेपर 2 से एनरोल हो सकते हैं। इसकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, इसके बारे में अपन जो है आगे देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन वगैरह करना है। यस, ये साल का स्कोर भी देख सकते हैं आप लोग जेई मेंस का पेपर 2 में, अपने जो रिजल्ट्स है डीएफसी के, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 99.89%, नीलिशा सरोडे, शिखा कामत 99.66, फिर कंचन सोनोने 99.23%, नेहा तोशनीवाल, फिर सिद्धि दरग, गौरी महाजन, ये अपने डीएफसी के आर्किटेक्चर बैच में थे। तो उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद ये अपना जो जेई पेपर 2 क्रैक कर दिया इन्होंने अच्छे से। अब देखते हैं तीसरा जो एग्जाम है, ये सबसे बड़ा एग्जाम है, जेई एडवांस। मतलब मैं सबसे बड़ा बोलने का काम है, बट सीट्स बहुत कम है इसमें, क्योंकि बहुत टफेस्ट वे है इसको। एएटी, एएटी का मतलब क्या है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये सबसे फर्स्ट जो है आपको जेई मेंस क्लियर होना जरूरी है। जेई मेंस जब आप क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको जेई एडवांस भी क्लियर करना है, और जेई एडवांस क्लियर होने के बाद आपको एएटी एग्जाम देना पड़ेगी। और
ये जो है IIT खड़गपुर कंडक्ट करता है ये एग्जाम। तो इसमें टोटल सीट्स कितने हैं? टोटल सीट्स देखो, IIT खड़गपुर में 40 सीट है। जब अपन AIT एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, आप ये क्रैक कर देते हैं आप, तो आपको कितने IIT खड़गपुर में 40 सीट्स मिलेंगे और IIT रुड़की में 35 सीट्स ये एग्जाम के थ्रू है। तो ये सबसे टफेस्ट वे है, क्योंकि आपको जेई मेंस एग्जाम क्रैक करनी है और फिर जेई एडवांस एग्जाम क्रैक करनी है, राइट? तो देख सकते हैं अपन। अब देखते हैं थोड़ा प्लानिंग जो है। प्लानिंग मतलब क्या है? देखो, बैचलर ऑफ प्लानिंग आपका जो कोर्स है ये करना है, आप करना चाहते हैं। आर्किटेक्चर और प्लानिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो भी आप लोग आगे देख सकते हैं डिटेल्स में इसके बारे में कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग में क्या फर्क है। बट बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए कौन सी एग्जाम देना जरूरी है वो भी मैं बता देता हूँ। जेई मेंस पेपर 3 देना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको 11th-12th में प्रिपरेशन करना है। सेम पेपर है, जेई मेंस का ही पेपर है। मैथ्स भी, यस, मैथ्स भी सेम रहेगा, एफटी भी सेम रहेगा इसमें। बट जो तीसरा जो पेपर रहता है इसमें और एक, वो देख सकते हैं आप, देखो कि प्लानिंग का टेस्ट होता है। ये टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? ये 400 मार्क्स का पेपर होता है। और ये काय के लिए पेपर है? जेई मेंस पेपर 3। दिस इज फॉर बी प्लानिंग, बैचलर ऑफ प्लानिंग आपको बनना है। ये 4 साल का कोर्स है। आप करना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस पेपर 3 एग्जाम देना पड़ेगी और नाटा के थ्रू भी आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। ओके, तो इसके पॉपुलर कॉलेज की लिस्ट में बता देता हूँ। ये महाराष्ट्र के मुंबई का कॉलेज है, फिर पुणे का कॉलेज COAP में भी इसका ब्रांच है, फिर मुंबई में वापस से छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी में आप एनरोल हो सकते हैं। और 26 बी प्लानिंग जो कॉलेज है इंडिया में, तो वो भी आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। ये जेई मेंस पेपर 3 जो है उसके थ्रू। ओके, यस, थैंक यू एवरीवन। अभी मैं इसके बाद जो है चेतन सर जो है अपने DFC के जो HOD ऑफ मैथमेटिक्स, इनको मैं आगे का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू करने को बोलता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दुर्गेश सर। जैसे आपको अभी दुर्गेश सर ने बताया कि आर्किटेक्चर ये कोर्स के लिए अगर आपको जाना है तो कौन से एग्जाम्स के थ्रू आप लोग वो कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं अब नवीन सर आपको डिजाइनिंग के बारे में बताएं। देखिए बेटा, पहले हम आप सभी को कोर्स कौन से एग्जाम्स है ये सब बता रहे हैं, फिर इस पे अपन और भी डिस्कशन करेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या क्या करना है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। बट इनिशियली प्रेजेंटेशन ऐसा चल रहा है कि पहले हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आपको आर्किटेक्चर के लिए एनरोल करना है तो कौन से एग्जाम्स के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। अब ओवर टू यू नवीन सर। सर आपको बताएंगे कि डिजाइनिंग के कोर्स के लिए आपको कैसे ऑप्ट करना है, कौन से एग्जाम्स डिजाइनिंग के लिए होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, देखिए बेटा, अभी हम जो एग्जाम्स देखने वाले रिगार्डिंग डिजाइन, ये सारी नेशनल लेवल की एग्जाम्स है। एज द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से कि स्मॉल एम इज अ क्राइम, तो हम जितनी भी एग्जाम्स देखने वाले वो नेशनल लेवल, बड़े के लिए सोचने वाले बेटा। हमारा एम हमको बड़ा ही रखना है। तो इसमें पहली एग्जाम है बेटा NID DAT, इट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। और दूसरी है USEED। देखिए पहले NID DAT के बारे में देखते हैं बेटा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट, NID एग्जाम जो है बेटा, ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है आपकी। फर्स्ट रिटन एग्जाम, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस 100 मार्क्स का आपको सॉल्व करना है। दूसरा स्टूडियो टेस्ट। थर्ड पर्सनल इंटरव्यू राउंड। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट जो है बेटा NID के थ्रू जो आपको मिल सकती है डिजाइनिंग के थ्रू, NID अहमदाबाद जहाँ पे 125 सीट्स हैं। NID आंध्रा, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आसाम 75 सीट्स ईच है बेटा NID कॉलेजेस के लिए। USEEDs, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन नोन एज USEED। ये सारे IIT कॉलेजेस के लिए एग्जाम होती है बेटा। अब इसका पैटर्न कुछ ऐसा है कि जनरल एप्टीट्यूड 240 मार्क्स का, जिसमें 150 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, और ड्राइंग के लिए 30 मिनट्स, 3 आवर्स का पूरा पेपर होता है आपका। यस, इसमें एप्टीट्यूड काफी ज्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू ड्राइंग। इसके थ्रू जो इंस्टीट्यूट्स मिलने वाली है बेटा वो सारी IIT इंस्टीट्यूट से काफी। यस, नेक्स्ट,
IIT बॉम्बे 37 सीट्स, IIT गुवाहाटी 56 सीट्स, IIT हैदराबाद 20 सीट्स, IIIT जबलपुर 66 सीट्स, और ऐसी 15 और यूनिवर्सिटी है बेटा जो यूसिट के थ्रू एडमिशंस देती है, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जिससे आप बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। BDS मतलब बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कोर्स। यस, नेक्स्ट, NIFT, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत से बच्चे जिनको फैशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अदर देन कुछ करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, वो लोग इस एग्जाम को प्रेफर करते हैं। इसमें बैचलर ऑफ डिजाइन का क्राइटेरिया है बेटा CAT मतलब कैट, पर इसका कैट अलग है बेटा, क्रिएटिविटी एबिलिटी टेस्ट नाम से होता है बेटा ये, और GAT दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट और सिचुएशन टेस्ट। इसका वेटेज दिया हुआ है 50%, 30%, 20%, मतलब ये मार्क्स का वेटेज है डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल मार्क्स, ये वेटेज में आपका काम होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो डिजाइनिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे BDS फैशन डिजाइन, लेदर डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, नाइटवेयर डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, अप्रैल प्रोडक्शन, ये सारे कॉलेजेस जो है बेटा, सारे कोर्सेज जो है, आई नो काफी यूनिक कोर्सेज है, बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ हटके करना चाहते हो, दैट मतलब ये सारे आपके लिए ओपन चॉइसेस है बेटा। इसके अलावा 19 और कॉलेजेस है जहाँ पे आप बैचलर ऑफ डिजाइन का प्रोग्राम कर सकते हो। यस, नेक्स्ट, चलिए, थैंक यू सर, ओवर टू यू चेतन सर, चलिए। थैंक यू नवीन सर। देखो बेटा, ये जितने भी एग्जाम्स जिनके बारे में आप सुन रहे हो, जैसे आपने अभी आर्किटेक्चर के एग्जाम के बारे में सुना, अभी आप डिजाइनिंग के एग्जाम के बारे में सुन रहे हो, और बी प्लानिंग के एग्जाम के बारे में भी जैसे आपने सुना, सबके लिए 2 सब्जेक्ट्स पे अपना बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, एक मैथमेटिक्स और एक मेंटल एबिलिटी। मैं सबसे पहले, या फिर आप जनरल एप्टीट्यूड बोल दो या फिर आप लॉजिकल रीजनिंग बोल दो, सबसे पहले आपको मैं इस एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। संकेत सर, ओवर टू यू संकेत सर। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे सर ने कहा, 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक मेंटल एबिलिटी है और एक मैथ्स है। यस, तो मेंटल एबिलिटी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। यस, जैसे अगर अपन स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग में इसको मेंटल एबिलिटी या मैथ बोलेंगे। 11-12 की जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेगी वहां पे इसको एप्टीट्यूड बोलेंगे, और अगर जैसे ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव, वहां पे इसको LR बोलेंगे। यस, जैसे एग्जाम्स चेंज होंगी, जैसे फील्ड चेंज होगी, वैसे ही ये सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे चेंज होगा। तो अपन 11-12 के बेस वाले जो एंट्रेंस है उसकी अगर बात करते हैं, यहाँ पे इसको एप्टीट्यूड बोलेंगे। जनरली एप्टीट्यूड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, एक वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। यस, अब वर्बल रीजनिंग में जैसे आप वर्बल नाम में ही छुपा है व्हाट इज वर्बल रीजनिंग, यहाँ पे वर्ड्स यूज किए जाएंगे, यहाँ पे नंबर्स यूज किए जाएंगे, और नॉन वर्बल में कहीं पर भी वर्ड्स नंबर्स नहीं रहेंगे, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब जहां पे सिर्फ फिगर्स रहेंगे। तो अब जनरली नॉन वर्बल में क्या आएगा, वाटर मिरर इमेज आ जाएगा। यस, अगर डिजाइनिंग की मैं बात करूं तो डिजाइनिंग में 3D इमेजेस आ जाएंगी, क्यूब डाइस आ जाएगा, यस, मैट्रिसेस आ जाएंगे, इसमें भी ऑड मैन आउट वाले फिगर्स आ जाएंगे, सीरीज वाले फिगर्स आएंगे। यस, तो जनरली ये फिगर्स विजुअलाइजेशन के लिए होते हैं जो आपको डिजाइनिंग में बहुत यूजफुल रहेंगे। यस, जो आपको डिजाइनिंग में बहुत यूजफुल रहेंगे, चाहे मैं नाटक की बात करूं, NIT की बात करूं, जेई मेन पेपर 2 की बात करूं या यूसीट की बात करूं, यहाँ पे कंपलसरी ये सब्जेक्ट इन लोगों ने यहाँ पे रखा है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे अगर DFC की बात की जाए, DFC में ही क्यों, महाराष्ट्र का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है DFC जो स्कूलिंग में स्पेशल मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट पढ़ाता है, जहां पे स्पेशल टीचर्स है, स्पेशल इसके लेक्चर्स होंगे, स्पेशल बुक प्रोवाइड की जाती है, स्पेशल वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। सो 11th-12th में भी सेम चीज हम फॉलो करते हैं, स्पेशल बुक्स रहेंगी, स्पेशल इसके वर्कशीट्स रहेंगे, स्पेशल सेशंस होते हैं। यस, और बहुत सारी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। यस, अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको ये चीज खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो ये था हम लोगों का एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू संकेत सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संकेत सर। अब बेटा, आप सभी लोगों ने जो आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग के बारे में आपको अलग अलग कंसर्न्स थे, क्वेरीज थे, या जो एग्जाम कौन से होते हैं, ये आपने सुना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करना है सर, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ये है क्या।
देखिए मैं आपको एक एक करके हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए आपके लिए बोर्ड्स का स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नाटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, आप सभी के लिए बोर्ड्स के मार्क्स का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे आप में से कि अच्छा ठीक है ना, अगर बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो हम 12th में एडमिशन ले लेंगे। देखो 12th में जैसे अपन ने 10th बोर्ड्स का प्रिपरेशन किया, वैसे ही 12th का सिलेबस बोलेंगे, 12th बोर्ड्स का प्रिपरेशन है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सबको मालूम होना चाहिए। वो ये है कि 11th और 12th का सिलेबस ऐसे बोलने के लिए तो दो स्टैंडर्ड है, एक 11th स्टैंडर्ड है, एक 12th स्टैंडर्ड है, बट यकीन मानिए ये दोनों क्लासेस अलग अलग नहीं है। क्योंकि जो सिलेबस में आप अगर टॉपिक्स देखेंगे तो दोनों में जो टॉपिक्स है आधा 11th में और आधा 12th में, मतलब ऐसा बोलने में भी कम नहीं पढ़ूंगा मैं कि 50% 11th में और 50% 12th में। तो 11th की पढ़ाई बोर्ड्स को अगर मैं ध्यान में रखूं तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी 12th की पढ़ाई है। अगर आपको 11th का नहीं समझता है बेटा, किसी कारण से समझो आपको 11th का नहीं समझता है, तो यकीन मानिए 12th का समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए आपको जो भी, देखिए मैं डीएफसी के तरफ से आपके पास आया हूँ, मैं तो क्योंकि देखिए डीएफसी ने स्पेशली आर्किटेक्चर और प्लानिंग और डिजाइनिंग की एक बैच चलती है, ऐसी बैचेस बाकी कोई इंस्टीट्यूट में स्पेशली नहीं चलती है जो डीएफसी में रन होती है। तो मैं तो आपको डीएफसी में एडमिशन लो यही बोलूंगा। ऐसे हमारे रिजल्ट्स भी दिखते हैं और सब होता है, लेकिन आप जहां भी एनरोल करें यकीन मानिए आप 11th और 12th का एडमिशन लीजिए, ना कि आप ये सोचिए कि अभी से ड्राइंग कर लेंगे और फिर 12th में बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर लेंगे। ये सोचना गलत होगा। अगर आपको 11th का कोर्स नहीं जमता है तो यकीन मानिए आपको 12th का समझने के लिए बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, अब आते हैं बात प्रिपरेशन की तरफ। सर ठीक है, अब हमको आर्किटेक्चर करना है, शायद आप लोग आर्टिस्टिक लोग हो, आपकी इच्छा है कि आपको आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी ये सब चीजें आपको पसंद है। इसके लिए अब गेम प्लान है। गेम प्लान 3 स्टेप्स में आपको समझना है। एक स्टूडेंट मतलब आपका क्या रोल है, एक पेरेंट्स आपके पेरेंट्स का क्या रोल है, और डीएफसी मतलब टीचर्स का क्या रोल है। मैं एक एक करके आपको सब समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट रोल के बारे में समझेंगे। देखो बेटा 10th तक आप कैसे थे, आपने कैसे पढ़ाई की, आपने कितना प्रिपरेशन किया, कितना कम प्रिपरेशन किया, शायद ये बात को इतना मायना नहीं था, लेकिन अब से आगे ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका डेली शेड्यूल क्या है। मतलब आपको सुबह उठने से रात को सोने तक की प्लानिंग करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लानिंग सिर्फ पढ़ाई की करना है, वो तो करनी ही है, बट साथ में आपको अपनी एक्सरसाइज, आपका मेडिटेशन, आपको जो स्पोर्ट पसंद है उसको खेलने के लिए वक्त, या टीवी पे शायद जो आपको सीरियल पसंद है उसको देखने के लिए वक्त, हर चीज एक शेड्यूल के थ्रू अपने को प्लान करनी है। एवरीथिंग वी नीड टू प्लान, बिकॉज इफ यू लूज द टाइम इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसिस्टेंसी के लिए आपको सबसे पहले अपना एक डेली शेड्यूल बनाना होगा, जो शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। दिस वुड बी द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लास एटीट्यूड। सर क्लास एटीट्यूड मतलब क्या? क्लास एटीट्यूड का मतलब ये है बेटा कि आप क्लास में कितना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हो। देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको सोशल मीडिया से डिसएसोसिएट होना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीजें जो आपको लिए टाइम कंज्यूमिंग है और जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप उसके बारे में डिस्कस करोगे, और अगर आप उसके बारे में डिस्कस करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और अगर आप टाइम वेस्ट कर देते हो तो आपका प्रिपरेशन कैसा हो पाएगा। इट इज अ 11th-12th एक इन्वेस्टमेंट है बेटा, एक इन्वेस्टमेंट जिससे आपका पूरा फ्यूचर डिजाइन होने वाला है। वो इन्वेस्टमेंट आप कितने अच्छे से करते हो, कैसे करते हो, ये सब बातों को देखकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सबने कोई भी मूवी बोलो या कोई क्रिकेट मैच बोलो कभी देखा, मतलब देखते ही हो तो देखा होगा। अगर मैं उस चीज का आपको कोई भी क्वेश्चन पूछूं ना तो आपको बहुत अच्छे से आंसर आएगा।
रीजन इज शायद आपने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर पहला देखा होगा। द रीजन इज जब आप वो देख रहे थे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा था। ऐसा ही क्लास में चाहिए बेटा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए, फिर आपने क्लास अटेंड करना चाहिए, वहां पे आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। द नेक्स्ट कम्स इज डाउट सॉल्विंग। अब टीचर्स तो आपको पढ़ा देंगे, सभी टीचर पढ़ाते हैं बेटा, मैं खुद भी आपको पढ़ाऊंगा और बाकी सारे टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद जब आप वो चीजें घर पे पढ़ोगे तो आपको काफी डाउट्स आएंगे, आते ही है। वो डाउट सॉल्विंग का आपको देखना पड़ेगा कि आपके डाउट्स जो बाकी है, जब वो डाउट सॉल्विंग सेशन हो तो आप उसको अच्छे से अटेंड करिए, अपने क्वेरीज पूछिए और अपने डाउट सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट इज होमवर्क। 11th-12th में बहुत होमवर्क मिलता है सेल्फ स्टडी करने के लिए, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के लिए, मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए, टेक्स्ट बुक सॉल्व करने के लिए, ये सब आपको रोज का रोज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे वैसे आपको होमवर्क करना पड़ेगा। जब आप होमवर्क करोगे तो आपको डाउट्स आएंगे, जब आपको डाउट्स आएंगे तो फिर आपको डाउट सेशन में वो सब पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स रिवीजन एंड टेस्ट एनालिसिस। रिवीजन टेस्ट के पहले बहुत जरूरी रहेगा, एंड देन टेस्ट एनालिसिस। डीएफसी का टेस्ट एनालिसिस एक बहुत ही यूनिक है। देखो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो टेस्ट को स्किप कर देते हैं, बट बेटा ये सोच के कि हमको सब आता है, ये सोचना गलत है। ऐसा नहीं सोचना, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है जो टेस्ट में क्वेश्चन है शायद वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हर टीचर अलग अलग सेट करता है। तो जब आप वो टेस्ट दोगे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ है। जब आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ है, हम भी आपको देख सकेंगे कि आपका टेस्ट का एनालिसिस कैसा रहा, कहाँ कम है, कहाँ आप लैग करें, ताकि आपको हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये सभी बातें स्टूडेंट रोल के अंदर आती है बेटा। और शुरुआत में जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि 11th-12th बोथ क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, दिस क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधा 11th में पढ़ना है और आधा 12th में पढ़ना है। और अगर आपको नाटा जैसे मैथ्स का प्रिपरेशन करना है तो जेई मेंस का सिलेबस 11th + 12th का रहेगा बेटा। तो अपने को मैथ्स तो दोनों सीखने ही पड़ेंगे, 11th का भी 12th का भी। मैं तो बोलता हूँ बोर्ड्स का भी सीखना पड़ेगा और जेई मेंस का भी सीखना पड़ेगा। ये अपने एडमिशन में जो मैथ्स है वो 11th + 12th का मैथ्स रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पेरेंट्स रोल की तरफ आते हैं। अब इसमें पेरेंट्स का कैसा रोल रहेगा, देखिए मैं आप सभी पेरेंट्स जो भी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं मेरा, मैं आप सभी को बता दूं, नो डाउट टीचर्स को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो आप लोग ऐसा सोचेंगे कि पेरेंट्स का रोल है क्या सर इसमें, टीचर पढ़ाएगा, पढ़ लेंगे और स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग टीचर्स और पेरेंट्स कॉइन के दो फेसेस हैं, जो कभी साथ नहीं आ सकते लेकिन कभी अलग भी नहीं हो सकते। आपको इस बात का सबसे ज्यादा पहला पॉइंट जो मेरा है, इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके स्टूडेंट वो स्केड्यूल जो उसने बनाया है वो फॉलो हो रहा है क्या, वो टाइम से सो रहा है ताकि वो टाइम से उठ सके, क्या वो क्लास में एकदम अटेंटिव है, क्या वो क्लास एकदम अच्छे से कर रहा है। क्योंकि अगर वो टाइम से सोएगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसका अटेंडेंस रहेगा। क्योंकि अगर क्लास को वो मतलब किसी कारण से बीमार होता है या फिर उसका अटेंडेंस कम ज्यादा होता है, तो मैं आप यकीन मानिए कि उसका प्रिपरेशन ही कम ज्यादा हो जाएगा। हर रोज कुछ तो नया सिखाया जाता है, और अगर एक पॉइंट छूट जाए तो आगे के सारे पॉइंट छूटते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो अपना स्केड्यूल फॉलो करे, स्केड्यूल फॉलो करके उसका जो क्लास के तरफ अटेंडेंस है वो रेगुलर रहे। इसके बाद हमने एक बहुत, हमारे जो डायरेक्टर है काबरा मैम और काबरा सर, इन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव चार्ट बनाया। इसको हम अकाउंटिंग चार्ट बोलेंगे, जिसको हम सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट बोलते हैं। ये जो सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बोल सकते हैं आप इसको, जिसके थ्रू आप अपने बच्चों की पढ़ाई को गवर्न कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट में हम लोगों ने एक अकाउंटिंग का हिसाब किताब पढ़ाई का कैसे रखना है ये बनाया है। आप अगर ये चार्ट को देखेंगे तो आपको चार्ट में दिखेगा कि टॉपिक का नाम लिखा है, उसके आगे लिखा है कि क्लास में सिखाया है। तो आपको अपने बच्चे के साथ बैठकर ये पूछना है, बेटा ये सिखाया है आपको। मैं जानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग काम है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ये चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझेगा कि बच्चों का प्रिपरेशन उस टॉपिक के प्रति हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे उसमें है कि सिखाया है कि नहीं, चलो सिखाया है।
फिर आपको समझा है कि नहीं समझा है, फिर आपने उसका मॉड्यूल सॉल्व किया कि हाँ किया, मॉड्यूल में क्या क्या डाउट्स आए आपको, उसके अंदर क्या क्या डाउट्स आए आपको मॉड्यूल के अंदर, उसके अंदर तो मॉड्यूल के अंदर आपको क्या क्या डाउट्स है वो लिख लीजिए। फिर आपने ये डाउट सॉल्विंग में पूछे, क्योंकि बच्चे डाउट्स होने के बाद भी पूछना चाहिए। टीचर्स बोलेंगे हाँ बेटा पूछो, हाँ बेटा पूछो, लेकिन हर कोई पूछ नहीं पाता है। इसमें यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई उसको ये डाउट्स थे, ये डाउट सॉल्व नहीं हो पाए, आप कर लेंगे, प्लीज ये सॉल्व सिखा दीजिए ना उसको, मतलब उसका ये कवर हो जाएगा। और अगर बच्चा बोलता है कि आपको उसको सब कुछ आ रहा है, फिर आपको उसके टेस्ट को एनालाइज करना है कि उसने टेस्ट में स्कोर किया कि नहीं किया। अगर वो नहीं करता है तो आप उसको पूछ सकोगे ना, चल तूने तो बोला था कि ये सब पढ़ के हो गया है, तूने बोला था ये टॉपिक सिखा के हो गया है, तूने बोला था ये भी हो गया है, डाउट्स भी सॉल्व, फिर टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आए? बट आपको उससे डे टू डे टच में रहना होगा, आपको उसके प्रॉब्लम समझना होगा, आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा, आपको उसके प्रॉब्लम्स ध्यान में लेने पड़ेंगे, ताकि आप उसके प्रॉब्लम्स ध्यान में ले सको, ताकि आप उसके प्रॉब्लम्स का उसको सोल्यूशन दे सको। और या आप हमको बोलकर, या अगर स्टूडेंट हमको नहीं बोलता है या हमारे साइड से कुछ लैकुना हो जाता है तो आप हमको बोल सकते हैं सर ये बात है, ये आप कर दीजिए। इससे अगर अपन दोनों साथ में हैंड इन हैंड चलेंगे तो स्टूडेंट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और स्टूडेंट के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के बाद उसके टेस्ट में रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे, और वैसे ही आपको एग्जाम में भी उसके रिजल्ट्स अच्छे दिखने लग जाएंगे। ये पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्टूडेंट ने होमवर्क किया क्या, स्टूडेंट का रिविजन हुआ क्या, आपको डे टू डे उसके लाइफ को मॉनिटर करना होगा। पूरे लाइफ टाइम नहीं, लेकिन ये 2 साल, क्योंकि ये 2 साल वो 2 साल है जिससे करियर डिसाइड होने वाला है, ये 2 साल वो 2 साल है जिससे अपने आगे का उसका पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होने वाला है। तो हमने देखा कि पहले एग्जाम्स कौन से होते हैं, फिर हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स को इसको प्रिपेयर कैसा करना है, उसको क्या मेंटेन करना है, उसका कैसे होना चाहिए, फिर हमने देखा कि पेरेंट्स का रोल क्या है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें डीएफसी का रोल कैसा है। अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ सर कि इसमें डीएफसी का रोल कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए और आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन कि डीएफसी इज द ओनली इंस्टीट्यूट जिसने स्पेशल आर्किटेक्चर का बैच लॉन्च किया विदाउट ड्राइंग, स्पेशली विदाउट ड्राइंग। मतलब हमने बोर्ड्स को वेटेज दिया, हमने बच्चों के मैथ्स को वेटेज दिया, और हमने बच्चों के एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट को वेटेज दिया। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कोर्स डिजाइन किया, क्योंकि एग्जाम में ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यकीन मानिए कि सिर्फ ड्राइंग आने से वो क्रैक नहीं कर पाएगा। उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स बोर्ड्स के लिए ये भी जरूरी है, उसको मैथ्स जेई पेपर 2 के लिए भी बहुत जरूरी है, 11th-12th का मैथ्स जिसका लेवल काफी अच्छा होता है, उसके लिए एप्टीट्यूड भी जरूरी है जिसको भी बहुत वेटेज दिया गया है। तो डीएफसी का रोल यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा कि डीएफसी के पास एक वेल प्लान कोर्स है, ये हमारे रिजल्ट से भी दिखेगा आपको। 3 साल से हमने एक कोर्स लॉन्च किया है और यकीन मानिए हर साल हमारे पास एक्सीलेंट रिजल्ट्स है इसको लेके। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो आपसे इस रिलेटेड बात भी करेंगे, जो अभी इस वेबिनार में ज्वाइन करे हुए हमारे साथ, बट यकीन मानिए हमारे रिजल्ट से भी आपको ये बात दिखेगी। जो ये आर्किटेक्चर को बैच को पढ़ाएगा दे आर वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज। जो टीचर हमारे यहाँ आईआईटी बैच को पढ़ाता है वही टीचर इनको भी जेईई मेंस का मैथ्स पढ़ाता है। स्पेशल टीचर्स फॉर एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग उसके लिए असाइन किए गए हैं। हम लोग साथ में इनको ये तो पढ़ाते ही है, बट स्पेशल मैथ्स का जो आपके लिए बहुत वेटेज है हम वो भी पूरा करवा के देते हैं। मतलब जो सीईटी का मैथ्स है, मतलब जो बोर्ड्स का मैथ्स है वो तो पढ़ाते ही है, साथ में जेईई मेंस पेपर 2 के लिए भी पूरा तैयार करके देते हैं। हम इनको एक पूरा डिफाइंड स्टडी मटेरियल देते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी रैंडम बुक से पढ़ाई करना नहीं है, अपने को डिफाइंड पढ़ाई करना है। रैंडम बुक से पढ़ेंगे तो कभी सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर प्रॉपर प्लानिंग से, जिसके पास प्लान्ड कोर्स है, अच्छे फैकल्टीज है, उनसे सीखेंगे तभी स्टूडेंट को उसका फायदा होगा। हमने टेस्ट का भी साइकिल अपना एक खुद का डिजाइन किया है। अब यकीन मानिए हम एक वीक फिजिक्स का टेस्ट लेते हैं, हम इनका प्रॉपर बोर्ड्स पैटर्न टेस्ट लेते हैं क्योंकि इनके लिए फिजिक्स में बोर्ड्स का तरीके से टेस्ट लेना जरूरी है। केमिस्ट्री में भी हम इनका बोर्ड पैटर्न टेस्ट लेते हैं, मैथ्स में हम इनका बोर्ड पैटर्न टेस्ट भी लेते हैं, साथ में एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी लेते हैं जिसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट है। मतलब हम बोर्ड्स को पहले दिन से ध्यान में रखते हैं, स्पेशली आर्किटेक्चर बैच के लिए। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग जिनके लिए बोर्ड्स का बहुत वेटेज है, हम पहले दिन से उस बात का ध्यान रखते हैं, राइट।
उसके बाद हम लोग रेगुलर गवर्निंग, हमने हर 10-15 बच्चों के बीच में एक गवर्नर डिसाइड किया जो इनका मेंटर है, जो डे टू डे रूटीन में इनसे बात करता है, 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में व्हाट्सएप पे कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहता है। क्या बच्चों को कोई दिक्कत है, क्या बच्चों की कोई प्रॉब्लम्स है, क्या बच्चों को कोई दिक्कत आ रही, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे, कोई प्रॉब्लम है, ताकि हम उनके प्रॉब्लम्स डे टू डे सोच सके। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स प्रोलॉन्ग हो गए, अगर आप समझिए इनके प्रॉब्लम्स हमने डे टू डे सॉल्व नहीं किए, तो एक दिन वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा, और वो प्रॉब्लम अगर बहुत बढ़ गया तो फिर अपन इट विल बी लेट। आप ध्यान में लीजिए, लेट हो जाएगा। इसीलिए हमने रेगुलर गवर्निंग का एक पैटर्न है। इसके अलावा हम पर्सनलाइज डाउट सॉल्व करके देते हैं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, हमने जैसे अभी तो जैसे ऑनलाइन चल रहा है, तो गूगल क्लासरूम एक पोर्टल है, बच्चे ने अगर उस पर लिख दिया भाई ये डाउट है, तो हम उस पर सोल्यूशन भेज देते हैं। कभी उसने हमको पर्सनली टीचर के इस पे व्हाट्सअप कर दिया डाउट है, तो भी हम उस पर भी सॉल्व करते हैं। मतलब हमने एक कोर्स अच्छा डिजाइन किया, हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज है उसके लिए, हमारे पास स्टडी मटेरियल है, हमारा टेस्ट साइकिल यूनिक है, हमने गवर्नर्स डिसाइड किए, और हम पर्सनलाइज डाउट सॉल्व कर रहे हैं। मतलब हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोच रहे हैं कि किस किस्म से हम बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे ला सके, उनके ऊपर बर्डन नहीं देते हुए, उनका रूटीन अच्छा बनाते हुए। हम उनको रेगुलरली मेंटरशिप करते हैं, मतलब उनका रूटीन भी सेट करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। हम उनके दोस्त भी है, हम उनके टीचर भी है, कभी कभी हम उनके पेरेंट्स जैसे भी बन जाते हैं। हम हर रोल कर रहे हैं ताकि हम एक बच्चे का सक्सेसफुली एक अच्छे से रिजल्ट ला सके। नाटा के लिए, डिजाइनिंग के लिए मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जेई का मैथ्स भी पढ़ना है, आपको बोर्ड्स का मैथ्स भी पढ़ना है, आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। देखिए, आपने जो कोर्स चुना है वो थोड़ा अलग है, आर्किटेक्चर। शायद आपको ड्राइंग पसंद होगी इसलिए आपने आर्किटेक्चर कोर्स चुना है, चाहे डिजाइनिंग पसंद होगी, बट ड्राइंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट। बट एडमिशन के क्राइटेरिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और मैथ्स का कैलकुलेटिव पार्ट में बहुत ज्यादा फ्यूचर में भी आपको इंपॉर्टेंस रहेगा, इसलिए आपको मैथ्स पसंद करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। आप सभी को, आपको अपने आप के साथ बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। क्लास करना है, क्लास अच्छे से भी करना है, होमवर्क भी करना है, एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी है, बट कंसिस्टेंसी और स्पीड, ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, ताकि आप अपने रिजल्ट्स अच्छे ला सके, ताकि हम आपके रिजल्ट्स अच्छे ला सके। आप ईमानदारी से 2 साल मेहनत करिए। ये 2 साल आपके लिए इन्वेस्टमेंट फेज है। ट्रस्ट मी, आपको अगर अच्छा कॉलेज मिलता है, क्यों बोलते हैं हम अच्छा कॉलेज, आपने सुना होगा अभी शुरू में, देयर आर 385 कॉलेजेस। बहुत कॉलेज है सर, कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो ही जाएगा। नहीं बेटा, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, आप अच्छे ग्रूम होंगे। ये बहुत क्रिएटिव कोर्स है बेटा, आर्किटेक्चर डिजाइन। अच्छे लोगों से सीखोगे जो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे, उनसे सीखोगे तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपका टैलेंट को आपको यूज करने का स्कोप मिलेगा। इसीलिए 11th-12th में अच्छे से करिए, आप डीएफसी ज्वाइन करिए, हमारे पास एक वेल प्लान पैटर्न है, उसको फॉलो करिए और आगे लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हमारे पास एक डीएफसी का हेल्पलाइन नंबर है। मतलब इतना मेंटर, गवर्नर, टीचर्स का ध्यान, पेरेंट्स का ध्यान, सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट का ध्यान, हर चीज ध्यान रखने के बावजूद हम हमारा डीएफसी हेल्पलाइन नंबर सभी को देते हैं। अभी आपके सामने देखिए सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट का एक व्यू आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पूरा एक अकाउंटिंग के जैसे एक चार्ट बना हुआ है कि कौन सा टॉपिक है, कब सिखाया, किसने सिखाया, डाउट सॉल्व हुए क्या, कौन सी बुक आपने फॉलो करी। इट्स एन एग्जाम्पल, ऐसा प्रॉपर आपको चार्ट डिजाइन करके दिया जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको बोल रहा था कि हमारा एक डीएफसी का हेल्पलाइन नंबर है। डीएफसी का जो हेल्पलाइन नंबर है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हेल्पलाइन नंबर डायरेक्टली काबरा सर जो हमारे डायरेक्टर है, काबरा मैम जो हमारे डायरेक्टर है, वो डायरेक्टली खुद इसको गवर्न करते हैं। मतलब अगर आपको मोर और लेस कोई भी प्रॉब्लम है, आपके मेंटर, गवर्नर, या आपको लगता है टीचर्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्टली ये हेल्पलाइन नंबर को यूज कर सकते हैं। आप इस पे एक एसएमएस कर लीजिए, एक एसएमएस सिस्टम है हमारा, 24 आवर्स में हम आपको वापस फीडबैक देते हैं, और डायरेक्टली सर के अंडर में इसका गवर्निंग होता है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए ताकि हम उसको इमीडिएट सॉल्व करके दे सकें। तो मैंने आपको सब कोर्सेज के बारे में बताया, डिजाइनिंग के बारे में बताया, प्लानिंग के बारे में बताया, प्रिपरेशन के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूँ जो मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ अभी अपने साथ इस मीटिंग में ज्वाइन करे हुए, वो आपको कुछ
कैसे प्रिपेयर करना है। अभी वो लेटेस्ट में फर्स्ट ईयर में ही है, दोनों बहुत ही बेस्ट कॉलेजेस में आर्किटेक्चर के। समीक्षा, समीक्षा आप अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा। या हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो समीक्षा, आप सबसे बात करिए। एक मिनट समीक्षा, मैं आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप चाहते होंगे कि हम उसके आंसर्स दें, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है प्लीज आप चैट बॉक्स में जाके, आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे, वहां पे आप क्लिक करोगे तो एक चैट बोल के ऑप्शन आएगा, आप चेतन ललवानी पे वो डाउट्स पोस्ट कर दीजिए। हमारा पैनलिस्ट ग्रुप एक एक करके आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। मीनवाइल अभी आपसे मेरी जो स्टूडेंट है, एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है जो अभी आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा और एलैबोरेट कर दी। समीक्षा, ओवर टू यू। या ओके, सो हेलो एवरीवन एंड जैसे अभी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सर ने डीएफसी के रोल्स यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो वो मैंने खुद ब खुद एक्सपीरियंस किया है। इट इज नॉट बिकॉज कि मैं डीएफसी की स्टूडेंट हूँ इसीलिए कह रही हूँ, बट हम लोग जो प्रिपरेशन करते हैं तो डीएफसी इज लाइक हमारा पार्ट है। 50% हमारे साथ पूरे प्रोग्रामिंग में डीएफसी का हाथ होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। एंड द सेकेंड थिंग इज जो सर ने स्टूडेंट्स रोल के बारे में बताया, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी आप इंस्टीट्यूट में हो तो जो आपको रोज पढ़ाया जाता है और अटेंटिव तो आप हो ही, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि जो भी रोज पढ़ाया है आप उसके लिए क्लियर हो, ताकि आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो और आप मतलब फ्लो में जाते हो। एंड देन यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट द न्यू थिंग्स, मतलब आप नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो रोज आपको पढ़ाया है वही दिन वो कंप्लीट अगर होता है तो बेस्ट है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी, मेरा एंटायरली पढ़ने का वो जो तरीका था वो भी यही था कि जस्ट मेक श्योर कि जो सिखाया है वो अपने को आता है, तो बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं रहेगा और नेक्स्ट डे ही क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो बेस्ट है। तो दिस वाज द थिंग। एंड ड्राइंग एंड ऑल तो मतलब होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका एप्टीट्यूड, मैथ्स और जैसे ये सब कुछ बोला है, आई थिंक पूरा इंफॉर्मेशन जो दिया एकदम करेक्ट है। एंड तो ड्राइंग के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेजेस। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि बिल्कुल मतलब अच्छे से पढ़ाई करो जो भी है अभी, एंड मेक श्योर कि आपको सब मतलब आता है। या थैंक यू समीक्षा। मेरी एक और स्टूडेंट आपके साथ ज्वाइन हुई है अभी, कृषा मोहता। इस स्टूडेंट का एडमिशन भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस मुंबई में हुआ है, ये भी आपसे कुछ बोलना चाहिए। कृषा। यस सर, हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृषा है एंड आई एम इन एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। सो द मेन पार्ट इज कि बोर्ड्स के जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज मेरा जो स्कोर है नाटा में इट वाज 161.5 आउट ऑफ 200। सो इतने मार्क्स होने के बाद में भी मेरे बोर्ड्स में 86 कुछ परसेंट थे। तो मुझे जो कॉलेज मिला इट इज नॉट, मतलब इट इज वेरी गुड, बट फर्स्ट इज कमला रहेजा। मेरा कमला रहेजा मिस्ड बाय 1 मार्क, सो यू कैन नॉट इमेजिन हाउ बैड इट फेल्ट। तो बोर्ड्स के मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डीएफसी जो पढ़ाई लेता है हमारी, तो हम लोग एक्चुअली जालना से, मैं और समीक्षा दोनों, तो हमने 12th में ज्वाइन किया था। सो हम लोग को भी कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई कि हम लोग जब 11th में कुछ कहीं और से सीख के आए थे और 12th में जब आए तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टॉपिक्स कवर्ड थे, तो बहुत ज्यादा मैच होने में प्रॉब्लम हुआ। सो यू मेक श्योर दैट 11th 12th दोनों में स्टार्टिंग से ही यहीं पे एडमिशन लेना, और फिर यहाँ पे जो पढ़ाई होती तो रेगुलरली टेस्ट वगैरह होती, तो अगर वो टेस्ट रेगुलरली विदाउट एनी रॉन्ग प्रैक्टिस, मतलब सीरियसली दिए टेस्ट तो और अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई किए, तो फिर डेफिनेटली बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और बोर्ड्स के जो मार्क्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे टीचर्स आर वेरी गुड, दे हेल्प अस इन सॉल्विंग डाउट्स, फिर डाउट सेशंस भी होते हैं, तो इट इज वेरी हेल्पफुल, सो यू कैन रिलाई ऑन देम वेरी नाइसली। थैंक यू कृषा। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, आपके जो भी डाउट्स है आप एक एक करके पूछिए, हम लोग आंसर दे देंगे। अगर आप चैट बॉक्स में लिखकर भेजते हो तो इट वुड बी ग्रेट, ताकि मैं प्रॉपर पैनलिस्ट आपके लिए असाइन करूं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। बट अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मेरे को, आपके मन में जो भी डाउट है। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, आपको जो भी डाउट है प्लीज वही लोग लेकिन अनम्यूट करिए,
जिसके मन में कोई सवाल हो, नहीं तो आवाज इको होगा और मेरा पूरा सेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको भी डाउट है एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करिए, सारे स्टूडेंट्स को, और मैं आपको एकदम रिस्पॉन्सिबल पैनलिस्ट को कनेक्ट करके उनसे आपको आंसर्स दिलवाता हूँ। राइट, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। अगर आप डाउट मेरे को नहीं पूछ पा रहे हो तो आप चैट बॉक्स में जाके चेतन अलवानी पे अपना डाउट लिख दीजिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को देखकर आपको आंसर दे सकूं। ये जो पैनलिस्ट सेशन है ये इसी बात पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके FAQs है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आपके मन में है, हमने हमारी तरफ से जितने क्वेश्चंस के आंसर देने थे दे दिए, बट अब आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछिए, मैं उसका आंसर आपको दे देता हूँ। और एक बात, जब तक मेरे पास डाउट आता है और मैं वो डाउट सॉल्व करता हूँ, DFC के आर्किटेक्चर बैच के न्यू बैचेस, ऑलरेडी हमारी एक बैच स्टार्ट हो गई है, बट जो न्यू बैचेस है ये हमारे कल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके साइन इन डिटेल्स मतलब ID और पासवर्ड ये हमने आपको चैट बॉक्स में सेंड करे हैं। तो अगर आप DFC ज्वाइन करना चाहते हो ये कोर्सेज के लिए, तो आप कल से इवनिंग में 4:30 को ज्वाइन कर सकते हो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस ID एंड पासवर्ड जो आपको अभी चैट बॉक्स में दिख रहा है। और आपके कोई डाउट्स है? सर, मैं अभी 9th में हूँ। व्हाट शुड आई डू फ्रॉम नाउ फॉर द आर्किटेक्चर प्रिपरेशन? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो तो आप पहले तो कोई फाउंडेशन ज्वाइन कर लीजिए, मतलब आप DFC का 9th और 10th का फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन ज्वाइन करने से क्या होगा बेटा कि आपका जो आपके लिए आपका मैथ्स का जो लेवल है वो इम्प्रोवाइज हो जाएगा, ताकि फ्यूचरिस्टिक आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोई डिस्कस नहीं कर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर वो ज्वाइन कर लेते हो तो उससे आप इम्प्रोवाइज कर लोगे, एंड वंस यू इम्प्रोवाइज फिर आप 11th-12th में आर्किटेक्चर कोर्स ज्वाइन करके प्रोसीड कर सकते हो। अभी लेकिन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे होमी भाभा एग्जाम, NTSC, MTSC एग्जाम्स, ये एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने से आपका कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप होगा, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच डेवलप होने से आप लोग आगे एग्जाम्स अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट? प्लीज आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा, बिना डरे। मैंने तो आपको दोनों ऑप्शन दे दिया, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप पूछ नहीं पा रहे हो। नहीं तो मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है डायरेक्टली, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी मेरे को पूछ सकते हो। क्या किसी के मन में कोई सवाल नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा, कॉलेजेस को लेके, एडमिशन को लेके, स्कोर को लेके, प्रिपरेशन को लेकर। देखिए बेटा, आप बहुत लकी है, ट्रस्ट मी, कि आपको ऐसा कोई सेशन मिल रहा है जिसमें आपके डाउट्स प्रायरली सॉल्व किए जा सकते हैं। हर किसी को ऐसे सेशंस नहीं मिल पाते बेटा। आपके डाउट्स अगर सॉल्व होते हैं तभी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे ना बेटा। इसलिए बोल रहा हूँ, पूछिए, जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछिए। ट्रस्ट मी, हमारा जो वेल फैकल्टी ग्रुप है, वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी ग्रुप है, वो आपको सही मदद करेगा और सही तरीके से आपके क्वेश्चंस को आंसर दे पाएगा। एक जन का क्वेश्चन आया है, प्लीज टेल इंफॉर्मेशन अबाउट नाटा एग्जाम वन मोर टाइम। ठीक है, दुर्गेश सर। दुर्गेश सर, यस सर, यस सर। एक बार नाटा एग्जाम के बारे में थोड़ा आराम से फिर से एक्सप्लेन करिए सर। यस सर, यस सर। सिर्फ नाटा को ध्यान में रख के एक्सप्लेन करना सर। देख लो यहाँ पे अभी नाटा एग्जाम का जो पूरा डिटेल्स है वो अपन देख सकते हैं, जिससे आप आर्किटेक्चर जो है, बी आर्किटेक्चर का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 साल का जो कोर्स है, जिससे आपका जो नाटा का जो स्कोर है, सबसे अच्छा स्कोर आना चाहिए, रैंकिंग में आना चाहिए, तो आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, एज जो है 17 ईयर्स होना चाहिए एटलीस्ट। फिर नेशनैलिटी जो है इंडियन, और 12th बोर्ड में मिनिमम ओपन कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए।
और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45%। क्वालिफाइंग मार्क, ये एग्जाम देनी है तो नाटा एग्जाम देनी है तो पहले ये क्राइटेरिया आपको। फिर आता है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं नाटा का। तो इसमें आपको मैथ्स जो है 40 मार्क्स का मैथ्स है। जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का है देखो, 80 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है और ड्राइंग में 80 मार्क्स। तो ऐसा पूरा पेपर कितने मार्क्स का बन रहा है, 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स का जो पेपर है इसमें आपको 120 मार्क मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के है और 80 मार्क्स ड्राइंग में है। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है। सो कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो कोर्स है 11वीं और 12वीं का जो कोर्स है। कल से अपने न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले, जैसे अपने को चेतन सर ने बोला है। यस, इसमें इंपॉर्टेंस देखो कि नाटा का स्कोर जो है उसका परसेंटेज प्लस बोर्ड का जो परसेंटेज है, तो इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है आर्किटेक्चर कॉलेज के लिए। आपको आर्किटेक्ट बनना है, आपका ड्रीम है, सपना है, तो ये पूरा करना है। तो आपका जो नाटा का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में बोर्ड का स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आर्किटेक्ट। यस यस सर। ओके, थैंक यू दुर्गेश सर। बेटा मेरे को लगता है कि आपके क्वेश्चन का आपको सही आंसर मिल गया है नाटा के बारे में। नाटा के थ्रू अगर एडमिशन लेना है बेटा तो बोर्ड्स का स्कोर भी इम्पोर्टेंट है और नाटा का स्कोर भी इम्पोर्टेंट है। दोनों को ऐड करके जो सम होता है उसके हिसाब से आपको एडमिशन एनरोल होता है। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है साक्षी का। साक्षी का मेरे को ये पूछना है कि सर मैं कौन से कॉलेज में अभी एडमिशन ले सकती हूँ। साक्षी, इट ऑल डिपेंड्स आप कौन सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के टाइमिंग के हिसाब से कॉलेज डिसाइड होता है। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और जिस लेवल पे आपको सिखाना है उसके लिए आप अगर डीएफसी एनरोल करते हो तो आप विद्याधाम ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है हर्ष का। हर्ष का ये पूछना है मेरे को, सर व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ क्लास। हर्ष देखिए, शुरू में तो आपका क्लास 3 आवर्स का होगा, 1 लेक्चर फॉर फिजिक्स, 1 फॉर केमिस्ट्री एंड 1 फॉर मैथ्स। धीरे धीरे ड्यूरेशन आपका टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा जब ये 4 आवर्स हो जाएगा, 1 अगेन फॉर फिजिक्स, 1 फॉर केमिस्ट्री, 1 फॉर मैथ्स फॉर बोर्ड्स एंड फॉर 1 फॉर एप्टीट्यूड। ओके, 12th में ड्यूरेशन 5 आवर्स भी या 4 आवर्स अगर एप्टीट्यूड खत्म हो जाता है सिलेबस तो फिर मैथ्स का एक जेई मेंस का लेक्चर ऐड हो जाता है। ऐसा क्लास का ड्यूरेशन होता है। क्लास विल बी स्टार्टिंग शार्प एट 4:30 राइट और टाइमिंग 4:30 to 7:30 रहेगा। ओके, आपको क्लास का ड्यूरेशन वैसे आप कल जब क्लास ज्वाइन करेंगे तब भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और उसके बारे में आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे। बट बेटा देखो, डू स्टार्ट बिफोर इट गेट्स टू लेट राइट। स्टार्ट कल से हो रहे बैचेस, हमारे डिटेल्स आपको भेजे, आप ये डिटेल्स नोट डाउन कर लीजिए। आप कल से बैचेस ज्वाइन करिए, आपके लिए 11th प्लस 12th का कोर्स है और साथ में जेई मेंस पेपर 2 की तैयारी, जेई मेंस पेपर 3 की तैयारी, डिजाइनिंग यूसेड, एनआईडी एनआईएफटी की तैयारी। जो भी आप कोर्स डिजाइन अपने लिए चूज करते हो उसका प्रिपरेशन करने के लिए कल से बैचेस स्टार्ट हो रही है और आप उसमें एनरोल कर सकते हो। और किसके मन में कोई सवाल कुछ पूछना है, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया है या फिर आप चैट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हो। हाँ बेटा पूछिए प्लीज बेटा। What should be the criteria of marks to get admission in JJ College of Architecture by government quota for open category? सी बेटा, जेजे का जनरली जो कट ऑफ आता है वो आउट ऑफ 200 160 मार्क्स आता है नाटा के हिसाब से। मतलब कैसा रहता बेटा, ये स्कोरिंग का कैसा है ये क्राइटेरिया को आप समझिए। नाटा का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है। समझो आप 200 में से 150 स्कोर करते हो, एग्जाम्पल है, तो आउट ऑफ 100 मतलब परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो आपने 75% स्कोर किया है और प्लस आपके जो बोर्ड्स में परसेंटेज आएंगे। समझो आपने बोर्ड्स में 90% स्कोर किया तो बोर्ड्स का 90% और जो नाटा का 75% था ये दोनों ऐड करके हो जाएगा 165, तो आप जेजे के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखिए क्राइटेरिया कट ऑफ हर साल चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स, बट जनरली हम देखते हैं कि जेजे का कट ऑफ 160 प्लस ही होता है। तो अगर आपको जेजे में एडमिशन चाहिए तो आपका बोर्ड्स का परसेंटेज प्लस नाटा का परसेंटेज दोनों ऐड करके 160 अबव होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके लिए आपके लिए बोर्ड्स के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है
और नाटा का स्कोर तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है बेटा। थ्रू जेईई पेपर 2। हाँ, जेई पेपर 2 के टाइम क्या होता है बेटा, बट ये बात ध्यान में लीजिए कि जेई पेपर 2 के थ्रू अगर आपको लेना है एडमिशन, तो जेई पेपर 2 के थ्रू जो जेजे के सीट्स है वो बहुत कम है, उसका 15% कोटा है जो मेंस के थ्रू एडमिशन देता है। बट मेंस का स्कोर भी आपको करीब करीब 99 परसेंटाइल लगेगा ताकि आपको जेजे में एडमिशन मिल सके। 98.5 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल नीड रहेगा बेटा। क्लियर है बेटा? जेजे में हर स्टेट कॉलेज में बेटा आप मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो और नाटा के थ्रू भी, बट मेंस के थ्रू नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाते हैं और नाटा के थ्रू नंबर ऑफ सीट्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। थ्रू नाटा द गवर्नमेंट कोटा। हाँ बेटा, मिलता है बेटा, चाहे आप नाटा के थ्रू जाओ, चाहे आप जेई मेंस के थ्रू जाओ, आपके मार्क्स से आपका कोटा डिसाइड होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको गवर्नमेंट कोटा ही एडमिशन। बेटा कोटा गवर्नमेंट का नहीं होता है, जो उसका नो डोनेशन कोटा होता है, मतलब जिसमें कोई डोनेशन वगैरह नहीं लगता है, उसमें एडमिशन होता है। बट आपको दोनों ही केस में मार्क्स अच्छे लगेंगे। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दीप्ति का आया है। द क्वेश्चन फ्रॉम दीप्ति इज, सर टेल अबाउट फैशन डिजाइनिंग एग्जाम। नवीन सर, दीप्ति का क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। फैशन डिजाइनिंग के एग्जाम के बारे में, मतलब एनआईएफडी के बारे में आपको डिटेल्स वो पूछ रहे हैं। नवीन सर। हेलो, यस सर। यस यस बेटा, देखो एनआईएफटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसको फैशन में इंटरेस्ट है उनके रिगार्डिंग ये कॉलेजेस होते हैं बेटा। अपने बैचलर ऑफ डिजाइनिंग का क्राइटेरिया इसका होता है बेटा सीएटी मतलब आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट नहीं है जो अपना ये मतलब जो एमबीए के लिए जो सीईटी होता है बेटा, वो वाला कैट नहीं है बेटा। ये क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है। जनरल एबिलिटी टेस्ट 30% एंड सिचुएशन टेस्ट 20%। क्रिएटिव एबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो 50% का वेटेज कैरी करता है। जनरल एबिलिटी 30% एंड सिचुएशन टेस्ट 20%। यस, नेक्स्ट एनआईएफटी के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं बेटा, देखिए इसमें है बैचलर ऑफ डिजाइन फैशन डिजाइनिंग, जो दीदी आप बोल रहे थे बेटा, देखो 686 सीट्स है बेटा इसकी अवेलेबल। नेक्स्ट है लेदर डिजाइनिंग, एक्सेसरी डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, नाइटवेयर डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, अपीयरल प्रोडक्शन। इसकी नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई है, डिजाइन मिशन ले सकते हो इंडिया लेवल पे। यस, ओवर टू यू चेतन सर। यस सर। हेलो, थैंक यू नवीन सर। आई होप दीप्ति आपका डाउट क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू फैशन डिजाइनिंग। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछे, आई होप सभी स्टूडेंट्स के डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर आप सभी को बोलना चाहूंगा कि डीएफसी की न्यू बैचेस कल इवनिंग, टुमारो इवनिंग 4:30 PM से स्टार्ट हो रही है, जिसके आईडी पासवर्ड हमने आपको चैट बॉक्स में लिखकर भेजे। और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछिए, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट हो, ताकि हम आपको उसके आंसर दे सकें। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और किसी के मन में कोई डाउट है बेटा? कुछ पूछना है आपको किसी को? वैष्णवी, श्रावणी, सौरभ, साक्षी, पीयूष, महेश, जयश्री, गौरी, दीप्ति, चेतना, आर्या, आनंद, जो नाम मैं देख पा रहा हूँ उनका नाम मैं पूछ रहा हूँ ताकि आप डाउट पूछे और मैं आपकी मदद कर सकूं। चलो देन, आपका कोई डाउट नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप कुछ पूछ नहीं रहे हो। तो अगर आप कुछ पूछ नहीं रहे तो इसका मतलब यही है कि आपके मन के, मैंने आई होप हमारा जो आज का पैनलिस्ट सेशन था वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा हुआ होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको ये प्रेजेंटेशन देखना है, एक बार आपको स्टडी करना है, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन की कॉपी भी सेंड करने के लिए रेडी हूँ। बट आपको एक हेल्पलाइन नंबर पे एसएमएस करना पड़ेगा। जो हेल्पलाइन नंबर हमने दिया है आप इस पे एक एसएमएस कर दीजिए, आपको ये प्रेजेंटेशन की कॉपी सेंड हो जाएगी, ताकि आपको कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, एडमिशन की इंफॉर्मेशन, या फिर एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या हम आपको किसी भी माध्यम से मदद करना चाहे, या आपको हमारी मदद चाहिए, तो आपको कोई भी हमारी तरफ से चाहिए तो आप प्लीज ये हेल्पलाइन नंबर नोट डाउन कर लीजिए। ये हेल्पलाइन नंबर से आपको रिस्पेक्टेड आंसर मिल जाएगा, राइट? ओके, चलो तो फिर एंड करते हैं अपन आज का पैनल। आई होप आपको अच्छा लगेगा।
और आई होप आप सभी लोग हमारे साथ कल से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू। मैं एक बार फिर डीएफसी की तरफ की टीम की ओर से आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। आप सबने हमारा पैनलिस्ट सेशन देखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपका इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक या आपको कोई भी बात हमसे बोलनी हो, पूछनी हो, तो प्लीज आप डीएफसी के हेल्पलाइन नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एंड कर दूं। आई होप सारे स्टूडेंट्स के आंसर हमने दे दिए, राइट। थैंक यू।